जाट लीडर आपके बराबर में आपसे बड़ा और दबंग जो विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खेल रहे हैं। और आज विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका निभाने वाले हैं अभय सिंह जी, वो आ रहे हैं। और हुड्डा साहब और प्रोफेसर मलिक जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्रोफेसर मलिक जी, आप है ना एक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की भाषा ना बोले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भाषा ना बोले, वहां तो आगे। और जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पे केवल मात्र 2 साल से आप आंकड़े उठा के देख लिए, चाहे वो धान घोटाला, घोटाला, रणवीर जी सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज उठाई और कोई पार्टी आवाज उठाने वाली नहीं। रणवीर जी, एक सवाल आपने हालांकि ये जो 2 सवाल इस पूरे चुनाव के दौरान जो सबसे बड़े सवाल आईएनएलडी के सामने रहे कि भाई आपने इस्तीफा क्यों दिया था अगर चुनाव लड़ना था, और इस्तीफा दे दिया था तो अब क्यों आप दोबारा से चुनाव में आ गए, इन दोनों का आपने हालांकि जवाब दे दिया है। इन दोनों ही परिस्थितियों के बाद, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया के पैनल पे भी और हमारे साथ भी चर्चाओं में भी और अपने विरोधी नेताओं को भी अपने अपने अलग अलग मंचों से जवाब आप इस बात का देते रहे, क्या जनता के सामने भी इस बात का आपको जवाब देना पड़ा कि आप दोबारा क्यों हमसे वोट मांगने आ गए, आपने तो इस्तीफा दे दिया था? देखिए अरुण जी, जनता के आगे इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि जनता, किसानों ने खुद, आपने देखा होगा कि 3 तारीख को खुद किसानों ने 20,000 की स्ट्रेंथ में इकट्ठा होकर अभय सिंह जी से ये पूछा गया था कि भाई आपने हमें बुलाया है कि इलेक्शन लड़े कि ना लड़े, हम नहीं लड़ना चाहते, तो खुद था कि अभय सिंह जी लड़े। आपके बिना विधानसभा में किसानों की, कमेरे वर्ग की, व्यापारी की कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मैं वहां मौजूद था और आपके चैनल भी वहां मौजूद थे कि सबके सामने 20,000 लोगों ने कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना होगा, आपके बिना कोई सुध लेने वाला नहीं। और दूसरी बात, ये एक प्रक्रिया है हमारे देश की कि 6 महीने में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हुए 10 महीने में। चलो खैर कोई बात नहीं, ये एक प्रक्रिया, या तो आप प्रक्रिया बदल दें, अगर प्रक्रिया नहीं बदल सकते, संविधान है हमारा, तो इलेक्शन लड़ना जरूरी है। और इलेक्शन में जनता की आवाज, जनता के कहने से हमने इस्तीफा दिया था और जनता के कहने से ही, किसानों के कहने से खासकर ये दोबारा से इलेक्शन लड़ा गया और हार हो गई है। लोगों की बड़ी मोटी हार है और कल से देखना है पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक अलग सी लहर होगी और कुछ कांग्रेस के तो मुंह लटक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी घर बैठ जाएगी। ठीक है, मैं सुरेश रोड आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले विदुर रावल आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में, उसके बाद हम सुरेश जी के पास जाएंगे। इतना कहना चाह रहा था के मेरे प्रवक्ता साथी को कि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। उन्होंने दो सवालों के जवाब दिए, 2 और सवालों से छोटे छोटे से मैं पूछ लेता हूँ। नंबर पहला सवाल तो ये है कि वो कह रहे थे कि जनता के कहने से इस्तीफा दिया या किसानों के कहने से इस्तीफा दिया। वो मुझे वो चिट्ठी, पत्र या कोई संदेश या कोई SMS वो दिखा दें कि किसने इनको संदेश दिया। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी ध्वनि मत से भी कुछ चीजें होती हैं। पूरी करने दीजिए जी, मेरे छोटे छोटे से 2 सवाल हैं। और वो बता दें। और फिर कह रहे हैं जी जनता ने कहा इसलिए आगे, वो दिखा दें। अपने प्रायोजित एक अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछ लिया, यहाँ पर अभय सिंह पार्टी ही है, ये इंडियन नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल थोड़ी है। दूसरी बात, दूसरा छोटा सा सवाल मेरा ये है, उन्होंने विधानसभा की बात कही, विधानसभा में फला बात उठाई, ढिमका बात उठाई। अब अहमदाबाद के चुनाव की बात कर रहे हैं। ये 3 बार से वहां के विधायक हैं, 3 बार से, एक बार नहीं 3 बार से। एक बार भी विधानसभा में अहमदाबाद शब्द का भी जिक्र किया हो तो बताएं, अहमदाबाद का विषय कोई उठाया हो तो बताएं। रणवीर जी आप जवाब दे दीजिए, फिर सुरेश जी आपके पास आ रहा हूँ। रणवीर जी, देखिए सर, ये अहमदाबाद के नहीं पूरे प्रदेश के नेता है और देश के नेता है, हमारे राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात सुनिए, ठीक है, जवाब ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं सर, जवाब दीजिए कि वहाँ लोग, आप कम से कम चैनल पे बैठे हो, कम से कम इन्हीं से पूछ लो अरुण जी से कि वहाँ 20,000 लोग इकट्ठे होके उन्होंने अभय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बात इसमें सर, इसमें हालांकि बात हमारे पास तो वीडियो है और लिखा हुआ है, सारी चीज दे दूंगा आपको, जब चाहिए जब दे दूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको मैं, जब चाहिए जब आपके पास पहुंचा दूंगा। दूसरी बात सुनिए, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे ये आज डिबेट करके कि 2 साल पहले इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी थी और बीजेपी हमें ये कह रही थी अब तो आपका तो वजूद खत्म हो गया। आज वो बड़ी पार्टियां हमें कह रही थी इन लोगों ने ये कर दिया, हम 1 नंबर पे हैं। आपने मान लिया, आपकी भाषा से मैं बड़ा खुश हूँ कि आप हमारे पीछे पड़े हो, जैसे हम 2 साल पहले आपके पीछे पड़े हो जाते। ठीक है, चलिए सुरेश के बाद आप देख रहे, चलिए ठीक है सर, फिर बारी बारी से फिर आपके पास आएंगे। सुरेश रोड, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, चुनाव में आप लोग लड़े और मजबूती से चुनाव लड़ा, बहुत सी परिस्थितियां बदली,
भरत बेनीवाल चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन पवन बेनीवाल आया, आपने उनको टिकट दे दिया, उसके बाद वो भी साथ आ गए। क्या लगता है जनता कितने साथ आई होगी? इसकी कितनी उम्मीदें हैं कि आज नतीजे आप लोगों के पक्ष में आएंगे? सुरेश जी। जी देखिए अरुण जी, जी सर। आज हम बहुत उम्मीद ही नहीं बल्कि आश्वस्त हैं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार को ऐलनाबाद की जनता, किसान वर्ग जो प्रताड़ित है और बेरोजगार भाई और बहनें जितने सड़कों पर धक्के खा रहे हैं सभी ने, और महंगाई की मार से जो आम आदमी का बुरा हाल हुआ है, इन 2-3 अहम मुद्दों के ऊपर खट्टर सरकार को आईना दिखाने का कार्य करेंगे ऐलनाबाद के भाई और बहन आज। और कांग्रेस पार्टी उम्मीद ही नहीं बल्कि आश्वस्त है कि विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम भीतर विधानसभा में जन से रिलेटेड जो ऐलनाबाद की जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं उनको जोर शोर से उठाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जैसे अभी तक सुन पा रहा था अलग अलग प्रवक्ता पार्टियों के और राजनीतिक विशेषज्ञ मलिक साहब जो मेरे लिए भी बड़े सम्मानीय हैं, तो सबके विचार सुने, लेकिन इस समय जो कुछ घंटों में ही फाइनल होने जा रहा है। बाई इलेक्शन जो होता है, उपचुनाव होता है, वो किसी भी सरकार का एक आईना होता है और हरियाणा सरकार इस आईना में, इस आईने को देखने में असफल होते नजर आ रही है। ऐलनाबाद में बीजेपी हार स्वीकार समय रहते करे, और क्या जैसे आज तक एक परंपरा रही है कि बाई इलेक्शन हमेशा सरकार जीतती है, लेकिन ऐलनाबाद में सरकार पूरी तरह हारेगी। तो क्या सरकार अपने कार्य जो अभी तक वो कर रहे थे उन पे कोई पश्चाताप करेंगे? चलो इस्तीफा देने की तो बात दूर है, किसान आंदोलन पे भी नहीं ये लोग टस में मस हुए। क्या ये कोई जनता से माफी मांगेंगे? तो विधु रावल जी को इन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। अभय सिंह भी इन्हीं का एक पार्ट है। अभी तक इनेलो और बीजेपी आपस में मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अच्छा, एक चीज सुरेश जी मैं जानना चाह रहा था आपसे कि देखिए इसमें बार बार एक सवाल पूछा गया, हालांकि पिछली चर्चा में जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप बड़े रुखे हो गए थे और नाराज भी हो गए थे इस बात से। इस पूरे चुनाव के दौरान ये सवाल उठा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़के सत्ता पक्ष का साथ दे रही है ना, और दूसरी बात ये कि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ लेगी तो बीजेपी जीत सकती है। ये बात कही गई, मेरे साथ खुद पैनल पे ये बात कही गई। ये नहीं कहा नहीं सर ये आपने इंडिविजुअल आपने नहीं कहा, लेकिन ये बात, इस बात का जिक्र हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मेरे किसी भाजपा नहीं सर मैं कह रहा हूं सर, आप माने उस बात को, मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको हाँ मैं वो रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा सर। वो बात नहीं, मैं सवाल उनसे पूछ रहा हूं। इस बात का जिक्र होता रहा और कई चर्चाओं में होता रहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़के जो है वो कहीं ना कहीं आईएनएलडी का साथ दे रही है। तो ये बात भी कही गई कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ लेगी तो बीजेपी के पक्ष में बात जाएगी। इसके बारे में ये बात बार बार क्यों पूछी जा रही थी? क्या यही स्थिति रही क्या कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव में? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों का पालन करती आई है और कांग्रेस पार्टी आज से भी देश की आजादी के टाइप की पार्टी है। बीजेपी का तो अस्तित्व की बात में आपके सामने आया जब इंदिरा जी ने 2 सीटें हमारी लोकसभा की खाली करके अडवाणी जी को और वाजपेयी जी को संसद में भेजा था। ये बात कहने की है, ये सत्ता बाजार की बात है। ये शब्द मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ये सत्ता बाजार के लोग इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में अपना विश्वास रखती है और बढ़ते डीजल और पेट्रोल किसानों को गाड़ियों अच्छा हाँ, ये पॉइंट है, इस पर मैं भी इस पर बात करना चाहूँ। प्रोफेसर विधु, इस पूरे सत्यव्रत शास्त्री जी एक बार मेरे साथ चर्चा में जुड़े थे इसी पूरे दौरान, और शास्त्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी अगर इस चुनाव को मजबूती से लड़ गई, हालांकि वो कटाक्ष के स्वरूप में कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से चुनाव लड़ नहीं रही है क्योंकि वो आईएनएलडी को साथ देना चाह रहे, उनका सहयोग करना चाह रहे, लेकिन अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ गए तो बीजेपी की जीत जो है वो तय हो जाएगी, वो पक्की हो जाएगी। आप उस बात को नकारेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान ये चीज क्या वाकई ग्राउंड पर रही और इस बात का जिक्र नहीं होता रहा? देखिए, कांग्रेस पूरे देश से नकारी जा चुकी है, पूरे देश के अंदर वो अपनी समाप्ति की ओर है
और देश में उनके अपने नेता इस काम में बड़ी तेजी से जुटे हुए हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। उनके अपने नेता बड़े कर्मठ हैं, मेहनती हैं और कांग्रेस मुक्त भारत का जो महात्मा गांधी जी का सपना था उसको पूरा करने की ओर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हम कांग्रेस को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते। हम वेटेज किसको देते हैं? हम वेटेज देते हैं जनता को। हमने पूरे चुनाव में एलनाबाद की जनता की बात की। और मैं थोड़ा सा, चलिए, मैं प्रोफेसर साहब मैं रोकना चाहूंगा और एक बड़ा अपडेट एलनाबाद से दे देते हैं। पहले रुझान के बाद की जो तस्वीर आ रही है वो सामने सबसे पहले तेज, सबसे ये सटीक जो इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले राउंड का रुझान आ गया है और अभय सिंह चौटाला आ गए हैं पहले रुझान में। और पहले इस रुझान से और पहले राउंड के इस रुझान से जो है वो चीजें कहीं ना कहीं, देखिए नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, 3405 वोटों से आगे हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है। कांग्रेस और गठबंधन उम्मीदवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं निश्चित तौर पर, और 3405 3405 वोट से आगे आना पहले रुझान में, ये नंबर बहुत बड़ा है। इस पूरी खाई को कैसे पार कर पाएंगे दूसरे प्रत्याशी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आईएनएलडी के प्रत्याशी के लिए पहला रुझान थोड़ा राहत देने वाला और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला इसे जरूर कह सकते हैं। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। खबर फास्ट पर सबसे पहले ये सटीक जो विश्लेषण इसका साथ साथ हमारा जारी है और हमारा खास पैनल जो है वो भी जुड़ा हुआ, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, इसी रुझान पर अगर बात करें तो ये मुझे लगता है कि मुस्कान में थोड़ा सा खलल डालने वाली बात तो नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, ये क्या पोस्टल बैलेट्स आपने पहले बताए हैं या पहला राउंड की आप काउंटिंग बता रहे हैं? सर, क्या है ये? पहले राउंड का रुझान है सर, पहले राउंड का जो पहले राउंड की पोस्टल बैलेट्स तो नहीं है सर। इसके बारे में जो पूरी अपडेट है हम तुरंत देंगे, इसके बारे में भी जैसे ही अपडेट आएगा। लेकिन जो अभी तक बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली है, वो पहले राउंड से है सर। हाँ, लेकिन ठीक है, ये चुनाव जो है ये सीसॉ की तरह चलेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ चलेगा। एक बड़ा क्लोज फाइट जो है, हालांकि लोकदल नहीं चाहते, इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको पुश किया, बहुत उनको मजबूर किया, एक बड़े क्लोज फाइट की तरफ लेकर गए। तो अभी ये चुनाव जो है ऊपर नीचे चलेगा। आप देखिएगा, ये जब तक चुनाव जो है नतीजे आएंगे तब तक अंतिम मुस्कान कहते हैं, वन हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट। अंतिम में जो हंसता है सबसे अच्छा हंसता है। खैर, हम तो हर स्थिति में हंसते हैं। हम तो जनता को जनार्दन मानने वाले लोग हैं, जनता को ईश्वर मानने वाले लोग हैं। तो हम आपको हर स्थिति में मुस्कुराते मिलेंगे। हमने अपना काम किया, हम जनता के पास गए, अपने ईमानदार तरीके से गए, हम लोगों से मिले, हमने अपनी बात रखी, अपना विचार रखा। बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, जुड़े, सहमत हुए और हम बड़े संतुष्ट हैं अपने काम से। आगे जनता का जो आशीर्वाद रहता है, जिसको भी रहता है, उनको भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव, ये जो अभी रुझान देखिए, इसमें बदल होगा, ये सीसॉ की तरह चलेगा। ये ठीक है, ये क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं। लेकिन नंबर बहुत बड़ा। रणवीर लोहान, उम्मीदें बढ़ गई हैं। आपके पास भी अपडेट साथ साथ आ रहा होगा। आपको बता दूं कि 3 तारीख से लेके और 30 तारीख तक मैं इलाहाबाद में ही था और मुझे जो भी आप पूछोगे तो मैं लगभग मेरे पास अपडेट है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तो हमारी फाइट ये लग रही थी कि अगर दूसरे नंबर पे होगी तो कांग्रेस होगी, और ये मैं नहीं, वहां की पब्लिक बोल रही थी। लेकिन जैसे ही हुड्डा साहब, क्योंकि हुड्डा साहब और बीजेपी मिली हुई है, जैसे ही हुड्डा साहब का एक दौरा हुआ और हुड्डा साहब ने कहा कि कांडा जी मेरे दोस्त हैं, उसी दिन से कांग्रेस नीचे चली गई और कांडा जी दूसरी नंबर की उस पर लड़ाई पे फाइट में आ गए। तो कांग्रेस पार्टी का तो मुझे लग रहा है अगले 3 साल का भी भविष्य यही रहेगा कि उन्होंने, कांग्रेस ने तो हुड्डा साहब को मानना नहीं और कांग्रेस हुड्डा को नहीं मान रही, और उनके अंदर ये लड़ाई रहेगी, द्वंद रहेगा। और 3 साल का नतीजा ये आज का जो नतीजा ये अगले 3 साल का भी है, आपको भी पता है इस बात का। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, अगर ये इंडियन नेशनल लोकदल अच्छे मार्जिन से जीतेंगे हम, ये केवल मात्र किसानों की जीत होगी, अभय सिंह चौटाला की नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इस जीत से आपको ये सबक लेना चाहिए कि पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के लोग और पूरे देश की दिशा और दशा, ये मतलब ये इलेक्शन पूरे देश की दिशा और दशा के लिए है कि आपने काले कानून लेके किसानों को दीपावली पे घर वापस भेज देना चाहिए बड़े खुशी से, और एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए, ताकि आपकी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कुछ थोड़ी बहुत लाज बच जाए। ठीक है, ये परिस्थितियां सुरेश रोड, जो बात हम अभी कर रहे थे, ये उसी का जिक्र कर रहे हैं रणवीर जी,
कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव को बहुत मजबूती से नहीं लड़ा गया और हुड्डा साहब के ये कहने से कि कांडा साहब मेरे दोस्त हैं, उसका काफी असर पड़ा, जिसका उन्होंने जिक्र किया। वो हर इलेक्शन में अरुण जी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब हमारी कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय पीएलपी लीडर हैं, विधायक दल के नेता हैं। आपकी मजबूरी है और पार्टी ने, कांग्रेस आला कमान ने, गांधी परिवार ने उनका बहुत कुछ दिया है। ऐसे एहसान प्रबोध हुड्डा साहब नहीं है जैसे ये बोल रहे हैं। और वो कोई नरेंद्र मोदी की सीबीआई से, ईडी से डरने वाली भी नहीं है कि वो बीजेपी का समर्थन इस बात पे कर देंगे और कांडा का समर्थन कर देंगे। उनका कद और कांडा उनके सामने कुछ नहीं है। ये अपनी अपनी एक राय हो सकती है और सभी को बोलने का अधिकार है, कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर भी लगा सकता है, लेकिन पार्टी के प्रति वो चौधरी रणबीर सिंह के बेटे हैं जो पुराने टाइम से एक वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं मानते और सिरे से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को ठीक है। मैं इसमें एक और चीज अपडेट अपने दर्शकों के लिए और आप लोगों के लिए एक चीज अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत तेजी से जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं इसमें अब। क्योंकि देखिए सुरेश जी, इसमें एक चीज और है कि 3405 वोट अभय सिंह को जो मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का और जेजेपी का जो गठबंधन का कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है अभी भी। 2927 वोट के साथ वो भी दूसरे नंबर पर खड़े हुए हैं और करीब 478 के आसपास का जो नंबर है, 500 के करीब का जो नंबर है, वो अभी गैप बना हुआ है और इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो अभी तक बहुत ज्यादा नजदीक नहीं दिखाई दे रहे। सुरेश रोड। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। साहब जी को ये नहीं कहना चाहिए था कि कांग्रेस ने भी इस्तीफा देना चाहिए था। आज तो हमारे पास ये मिड इलेक्शन होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी होती। अगर ये उनका 6 महीने का अगर कांग्रेस जीवन दान नहीं देती, विधानसभा में जो इन्होंने वोटिंग करवाई वो 6 महीने का जीवन दान था। क्या इस बात पे भी बोलना चाहिए ना मलिक साहब ने? सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह जी को टारगेट कांग्रेस के लोगों ने नहीं, हुड्डा के लोगों ने। मलिक साहब जी को ये कह रहा हूँ, इन्होंने इस्तीफा इसमें केवल मात्र देश में एक है एमएलए जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया। तो हम तो एक कांग्रेस को भी देना चाहिए था। जब देवीलाल जी ने 86 में, मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर देवीलाल, मैं आ रहा हूँ, वो किसान मांग रहे थे तो क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेले हुए थे और ईडी और सीबीआई से डरे हुए थे और डरे हुए हैं। चलिए प्रोफेसर विदु आप जी एक बड़ी खेदजनक बात लोहान साहब ने कही यहाँ पर, और मुझे लगता है कि अब जब अगली बार वो बोलेंगे उसमें सुधार कर लेंगे। उन्होंने यहाँ पर आकर ये कहा कि कांग्रेस का वहां पर कैंडिडेट खड़ा करना, इस तरह से उन्होंने कहा कि जाट वोट में बंटवारा। अब ये किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? मैंने नहीं कहा, मेरे मुंह से नहीं निकली। मैंने तो ये कहा था कि इस्तीफा देना चाहिए कांग्रेस। नहीं, आपने पहले ये आप जो पहले बात बोल रहे थे कि आपने कहा कि हुड्डा साहब जो है वो नहीं चाहते कि यहाँ से कोई और जाट नेता, कद्दावर नेता जो खड़ा हो सके। यानी
यानी ये आज मेरे भी खुद जाट को नेता खड़ा होना नहीं है, लोहान वो नहीं साहब चाहता कि आप अपने हरियाणा सुधार के कीजिए। अंदर हुड्डा के जब बराबर में कोई आपका जाट मौका है नेता आप हो। सुधार कीजिए। मुझे मैंने बोलने कहा दीजिए। कैंडिडेट के मुझे लिए बोलने नहीं कहा, दीजिए फिलहाल। आप बात को घुमा रहे हो। मैंने कहा कि हरियाणा में हुड्डा नहीं चाहता कि कोई चलिए और जाट ठीक है, नेता हो। आप उसको दुरुस्त कर लें, ये बात कह करके ठीक है, अगर कहा भी गया तो दुरुस्त आप कर ही रहे हैं। दुरुस्त नहीं, मेरी बात ही यही थी बस। चलिए लेकिन ये प्रोफेसर मानसिकता किस प्रकार की एक हल्के में जाट हरियाणा नेता नहीं एक बनता हरियाणवी कभी, एक पूरे का देश नारा का लेकर नेता जो है मनोहर लाल ये सरकार पार्टी। जो है कोई पिछले ऐसी 7 पार्टी साल से चौधरी चल रही देवीलाल है। जी की खड़ी की हम पार्टी एक है। भारत श्रेष्ठ भारत वाले विषय को लेकर चल रहे हैं। हम कहते हैं जाति रहित समाज होना चाहिए, भूल से भी मुक्त पे जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का बढ़ा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। इस मानसिकता को मानने वाले लोग हम अच्छा चाहते हैं। देखिए अब तक आप किस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन कम से कम लोहान साहब बीच में नहीं बोले। एक बार वो बात पूरी कर ले सर, एक बार बात पूरी कर लेने दें। मैं शांति से धैर्य से सुनता रहा आपकी बात को। आपको उतनी कटसी तो देनी चाहिए मुझे भी जी। मेरा आपसे ये निवेदन है, अब तक जो आप काम करते रहिए। आज कम से कम आज के दिन और आज के बाद हर दिन कम से कम हरियाणा की बेहतरी की बात कीजिए। आप बात कीजिए सारे 36 के 36 बिरादरी को जोड़ने की और सभी लोगों को जोड़ने की। एक समाज से ना तो चलता है काम, और एक समाज के भी साथ होना चाहिए सबको, और सभी समाज को इकट्ठा भी होना चाहिए। तो हम इस प्रकार की राजनीति अगर करना चाहते हैं, अगर आपका ये मानसिकता है कि आप हरियाणा की राजनीति को उस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूं ये रिग्रेसिव है और जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बस मेरा इतना कहना था जी। इसका जवाब दे दूं मैं अरुण जी? अरुण जी इसका जवाब मैं दे दूं? जी सर बिल्कुल जवाब दें, आप जवाब दें। और अरुण जी मैं इनका ये जवाब देना चाहूंगा कि ये जो खेल है ना जाति पाति का, इस प्रदेश में कभी नहीं था। इस प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त भाईचारा था। हर चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, ये जाति पाति वाला खेल कभी नहीं था। बंसीलाल जी थे, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भजनलाल जी के टाइम में ये हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दो भागों में बांटा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने बांटा था, 2016 में बांटा था जाट और नॉन जाट की। और इसी तरीके से हरियाणा में ही नहीं, यूपी में, गुजरात में मुसलमान और हिंदू, मुसलमान हिंदू, पूरे देश को अगर दो विभागों में बांटा है तो आप लोगों ने बांटा जाति के हिसाब से। और आप इसको दुरुस्त कर ले। चलिए ठीक है सर, इसको वहां इस चर्चा को ठीक है, उन्होंने कहा, आपने कुछ बोला, आपने जवाब भी दे दिया। मैं चाहता हूँ चर्चा को वहां ना लेकर के जाएं, हम थोड़ा आंकड़े पर अगर बात करें तो अब जो है स्थिति पहले राउंड के बाद स्पष्ट कुछ हो रही है। 2025 वोट के साथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। करीब 1500 के आसपास का फर्क है पहले नंबर से। सुरेश रोड, ये संकेत जो है बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत बुरे भी नहीं है। और इससे ये जरूर माना जा सकता है, आप तीनों ही मानेंगे कि टक्कर जो है पहले राउंड के बाद बड़ी कांटे की टक्कर है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, जैसा प्रोफेसर विदु रावल भी कह रहे थे कि सीसॉ की तरह पूरी सिचुएशन चलेगी, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। थोड़ी देर में दूसरे राउंड का भी कुछ नतीजा सामने आ जाएगा, उसके बाद भी चीजें बात करेंगे। लेकिन सुरेश रोड 2025 वोट के साथ अभी तीसरे नंबर पर है पहले राउंड के बाद। देखिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, एक राउंड से कुछ नहीं होता। आप लिख लीजिए, बीजेपी की जमानत जब्त है। एक राउंड में, एक दो राउंड में ऊपर नीचे आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जमानत जब्त है बीजेपी की। प्रोफेसर साहब हंस रहे हो, भगवान आपकी हंसी जमानत जब्त होने के बाद भी बरकरार रखे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। वो तो कह ही रहे थे सर, वो तो कह ही रहे थे कि हमारी हंसी बरकरार रहेगी आज तमाम जगह पर, तमाम प्रवक्ताओं में बात को सम्मान दिया है। जो इन्होंने शुरू में बोला, हाँ, सम्मान दिया है ताकि इनको याद कराया, रिमाइंड कराया, हाँ, कि आप वायदे पे ये खरे उतरे, घोषणा पत्र का कोई वादा निभाया ना निभाया, लेकिन इस टीवी के चैनल पे 1 घंटे तो कम से कम कायम रहे उस बात पे जो आपके सामने बोली है। हाँ, जो है बीजेपी, लिख लीजिएगा। बड़ा इस हालात में भी अगर विदु रावल तो ये जो है ना, ये जल्दी हम तो खुशनुमा हिसाब से ही डिबेट आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अभी एंकर साहब भी कह रहे थे कि इनके साथ डिबेट में थे, पिछली डिबेट में मेरे साथ किसी और चैनल पर थे, वहां भी नाराज हो गए। आप भी खुश रहा कीजिए। हम हरियाणा की हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने वाले लोग हैं। हम हरियाणा को देश का सबसे ज्यादा खुशनुमा, दूध दही का खाना वो हरियाणा, हम उस हरियाणा की तरफ लेके जाना। आप भी कभी मुस्कुराइए। यू कैन ऑल्सो अफोर्ड टू लाफ समटाइम्स। कभी हंसना ही चाहिए। आपने एक ऐसी गंभीर बात बोली कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने हरियाणा में 3 बार चलाया। अरे संविधान की शब्द लेके मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। डीजीपी को 2016 में 15 दिन छुट्टी पे भेज दिया। हरियाणा को सवाल है आपसे।
इसमें नाराजगी की बात बनती है कि जो काम नहीं, सुनिए सुरेश जी, ठीक है, इसको ठीक है। विदु जी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपने कोई ऐसा उल्लेख किया इतिहास का जिसमें इंदिरा गांधी जी ने 2 सीटें खाली की और अटल जी और अडवाणी जीत कर आए। आप कृपया वो चुनाव का थोड़ा बता दें, ताकि मैंने जो आज तक पढ़ा है मेरे सामने ऐसा आया नहीं। मेरी ज्ञान में वृद्धि होगी, दर्शकों की भी होगी। मुझे लगता है कि सिर्फ इलाहाबाद पे की जाए डिबेट। हाँ, लोहान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अब इस बात को अन्यथा ना लेते हुए रणवीर लोहान जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर विदु रावल अभी आगे चल रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इलाहाबाद पर बात हो, ज्यादा चर्चा अगर हो जाए। लेकिन पूरे चुनाव में इलाहाबाद पर बात नहीं की इन्होंने। पूरे चुनाव में ये इधर उधर की बात करते रहे, मन गढ़ंत काल्पनिक बातें करते रहे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। अच्छा, एक बात तो बड़ी बेबाकी से कही गई है प्रोफेसर विदु, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। हमारी पूरी टीम, शमशेर जो है वो लठ गाड़के की पूरी टीम के साथ वो ग्राउंड पे थे पूरा वक्त। उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान हर गांव का उन्होंने दौरा किया। एक बात जरूर लोगों ने कही कि भाई ट्रैक्टर चलाते तो ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर रहे हो, डर लगता है ट्रैक्टर चलाने से, डीजल के रेट इस तरीके को बढ़ गए। देखिए, ये कुछ चीजें हैं, समस्याएं हैं। विश्व बाजार में किस प्रकार से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, अब इस समय अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। लेकिन इसके अलावा हमने पिछली सरकारों के खामियाजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हमें जो विरासत में कांग्रेस वाले दे गए थे वो थे 13.5 लाख करोड़ के बॉन्ड, यानी कि देश, यानी कि अरुण जी आप मुझे इस बात को मैं जानता था सर, मैं जानता था कि आप इस पर ये बात जरूर बोलेंगे, लेकिन मैं इस वजह से नहीं कि आप इस पर बताएं कि मैं केवल इस बात पे, देखिए जिक्र तो ये हुआ है और आप इसका देखिए इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने जैसा डर लगता है कि हेलीकॉप्टर से उड़ाना है। अच्छा, इसमें दो मतलब ये है कि ट्रैक्टर कौन स्टार्ट कर रहा है, ट्रैक्टर का काम किसका, किसान का है ना। दोनों ही पहलू इस पर काम कर रहे हैं सर। तो ये दोनों पहलू के इलाहाबाद में असर नहीं डाल रहे होंगे आपको। अगर ये सांकेतिक की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा, रणवीर जी आ रहा हूं। जेब में पैसा डाला है, हाँ, वो हेलीकॉप्टर भी चलाने की कवायद रख पा रहा है, तो किसान की जेब में जो पैसा डाला हमने 8,73,000 करोड़ का जो उनकी खरीद की हमने अपने 7 सालों में, बनस्पत की 10 साल जिसमें 3,13,000 करोड़ की हुई थी केवल, लेकिन इस कारण से किसान की जेब में पैसा भी तो आया है। ठीक है, कुछ चीजों के रेट बढ़े, लेकिन किसान की जेब में पैसा भी आया। चलिए रणवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कर दी कांग्रेस से। मैं इनको ये पूछना चाह रहा था कि भाई इन्होंने तेल के बारे में बताया कि भाई कुछ मजबूरी है, पिछली सरकारों ने कुछ छोड़ दिया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आपकी ये मजबूरी है कि तेल को 100 से पार लेके चले गए, तो क्या किसान की ये मजबूरी नहीं है कि वो उस बॉर्डर पे बैठा है कि उनकी एमएसपी की गारंटी दे दी जाए? अगर तेल का भाव बढ़ता है तो किसान पे भी सीधा सीधा असर पड़ता है। तो क्या आपको किसान की बात मान के किसान को दीपावली खुशी खुशी घर बेच के मनानी नहीं चाहिए? अगर आप ये चाहते हो कि भी देश के अंदर ये क्रूड ऑयल ये हो गया इसलिए इसके रेट हो गए, तो ये महंगाई जब बढ़ रही है और तेल की कीमत भी बढ़ रही है और सारे भाव बढ़े हुए हैं, तो क्या किसान के भाव आज देख रहे हो? आपने बाजरे का एमएसपी 2250 रखा, लेकिन बिक क्या रहा है 1100 से 1200। और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास वो जे फार्म भी है, अगर आपने चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। आपने 600 रुपए सरकार की भावांतर योजना के तहत लिए कि नहीं लिए? वो 600 रुपए लिए कि नहीं लिए आपने? वो जो जे फार्म है तो नहीं लिए तो अब ले लीजिए। कुछ लोगों के 600 रुपए प्रति क्विंटल का सरकार ने जो भावांतर भरपाई योजना के तहत वो लिया ना आपने? मैं 600, आप अपडेट नहीं है, मैं 600 का जवाब दे रहा हूँ। वो जो 600 रुपया आप दे रहे हो सरकार किसान को, वो ये कह रहे हो कि अगर आपके पास 20 किले है ना, हम उनको सिर्फ 7 किले पे देंगे, बाकी के तो आप कहीं भी बेचो। एक तरफ तो आप मंडी को खोलने की बात करो, किसान का बाजरा पूरा नहीं ले रहे आप। नहीं, एक बात सुनिए आप एक नहीं भाई साहब, लोहान साहब पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ। आप एक बार धैर्य से सुनिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मैं दूंगा पूरी लोहान जानकारी साहब के पास अपडेट। लोहान साहब कुछ गलती हुई है, आपको कंफ्यूजन है। मैं सुनो, मैं अरे भाई मैं किसान हूँ। चलिए, कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं विदु रावल कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं। एक बार उनकी बात रणवीर जी एक बार उनकी भी सुन लेते हैं। आपको आपकी भावांतर योजना में
कोई एक फसल आपने किसी की भी पूरी की हो, आप ठीक है। किसी के हमने बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। चलिए ठीक है, वो बता रहे हैं, किसान पड़े हैं, बता रहे हैं प्रोफेसर विदु। इलाहाबाद में लोहान साहब भाषण नहीं ना, आपने एक चलिए, हाँ आपने एक पॉइंट उठाया। विदु रावल कपास का एरिया था। विदु रावल, रणवीर जी, विदु रावल कुछ क्लियर इस पर करना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते फिर आ जाएंगे। विदु रावल कुछ आप इसका व्यक्तिगत रूप से लोहान साहब को भी फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया उनके पास जे फार्म है। मैं आपको बताता हूं, हम हरियाणा की सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो कि एमएसपी पर 2 साल बाजरा जिसने खरीदा, इस साल भी हमने 25% लिया। ये 25% छोड़ो, 2.5% भी ना पंजाब खरीद रहा ना राजस्थान खरीद रहा, लेकिन बाकी जो 75% है उसका हमने क्या किया, हमने कहा कि हम बाजार पर आप जितने भी भाव बेच कर आए, आप 1500 बेच कर आए, आप 1600 बेच कर आए, आप कितना भी बेच कर आए, हम 6, एक बार लोहान साहब पूरा सुनेंगे ना, पूरा सुनेंगे तो समझ आएगी बात। एक बार ठीक है, एक बार बोल लें, फिर सुरेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार। बीजेपी कुछ दे रही है, ये क्या है? विदु जी संक्षेप में बात क्लियर कर दें सुरेश जी, बिल्कुल शॉर्ट में 10 ठीक है, ठीक है। रणवीर जी एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, रणवीर जी एक बार बात सुन लेते हैं, रणवीर जी सर आज सारा दिन चर्चा करनी है, आज सारा दिन चर्चा करने में मैं चाहता हूं कि देखिए क्लियर करते चले ना, है ना, चीजों को क्लियर करते चले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं क्लियर ही ये पूछ रहा हूँ कि कह रहे कि हमने 600 रुपये उनको दे दिया, उनको लालच दिया। आप सीधा सीधा ये बताइए कि जब आपकी एमएसपी 2250 है तो ये चलिए ठीक है, इसी पॉइंट पर प्रोफेसर विदु स्पष्ट करना चाह रहे हैं कुछ चीजें अपनी तरफ से। मैं प्रोफेसर विदु रावल आपके पास हूं, उसके बाद हम सुरेश रोड जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को हिमाचल से भी, क्योंकि कुछ अपडेट आ रहा है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। हरकी से और फतेहपुर से एक अपडेट आ रहा है। उधर मंडी उपचुनाव के लिए भी दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो हो गई। बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशहाल चंद ठाकुर जो हैं वो 68,538 वोटों से, तो उधर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 65,000 वोट पर है। तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर भी जो है वो आगे चल रहे हैं। हिमाचल में जो है वो कांटे की टक्कर अलग अलग जगहों से। मंडी की अगर बात करें तो मंडी में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल चंद जो हैं वो आगे चल रहे हैं करीब 3,000 वोट से, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जो है वो 65,000 वोट पर हैं। और नोटा भी जो है 2557 वोट नोटा पर भी लोगों ने दबाए हैं। ये अब ईवीएम खुल रहा है तो ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं। बीजेपी मंडी लोकसभा से बात करें तो आगे है। उधर फतेहपुर विधानसभा की बात कर लें, फतेहपुर विधानसभा में दूसरे राउंड का रुझान जो सामने आ गया है, कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया को 2019 वोट दूसरे राउंड में मिले हैं और बीजेपी को मिले हैं 1972 वोट। दूसरे राउंड की बात ये कर रहे हैं, जिसमें ये नंबर अभी तक आ रहा है फतेहपुर के दूसरे राउंड का रुझान है ये जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया को जो है 2019 वोट मिले हुए हैं और 1972 जो है वोट बीजेपी को मिले हैं। ये फतेहपुर से अपडेट जो हम ताज़ा आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो गई हैं कुछ और, लेकिन ये निश्चित तौर पर इससे पूरे तरीके से तस्वीर साफ हो ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। ये पहले दूसरे राउंड के जो है वो रुझान है, पहले दूसरे राउंड के बाद चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जाएंगी। जैसे जैसे करीब 10 राउंड जैसे निकलेंगे उसके बाद कुछ चीज़ें ठोस रूप में सामने आ सकती हैं। तो